अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। यानी कि मनुष्य अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में हमेशा से जानना चाहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने आसपास जीव जंतुओं को बड़े ध्यान से देखते हैं, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखते हैं और अपने से बड़ों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? परिवेश का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो सारा वातावरण है। हमारे आसपास के सारे वातावरण में क्या क्या घटक आते हैं? मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी हमारे आसपास के परिवेश का एक भाग हैं। तो क्या आपने अपने विद्यालय में या अपने घर में अपने आसपास का जो वातावरण है उसको कभी ध्यान से देखा है और क्या आपको उसमें कुछ ऐसा मिला है जिससे आपको आनंद हुआ हो, आश्चर्यचकित हुए हो आप? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विषयों को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। मध्यम स्तर का मतलब आप पहली से पांचवी तक की जो पढ़ाई है उसको प्रारंभिक स्तर कहते हैं और फिर छठी से आठवीं तक की जो पढ़ाई है उसको हम मध्यम स्तर कहते हैं। तो अब 6 से 8 की पढ़ाई करते हुए भी हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में, विषयों के बारे में बहुत सारी रोचक बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण विज्ञान है वो सब्जेक्ट आपके रहा है और अब जो है आपकी छठी कक्षा में पूरी तरह से एक नया विषय आपके पास पढ़ने के लिए उपलब्ध है जिसका नाम है विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है और विज्ञान में हम कौन कौन सी विषयों को, उपविषयों को पढ़ते हैं, वो सब हम इस लेसन में जानेंगे। विज्ञान हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है वो भी हम इस लेसन में जानेंगे। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विषयों के रहस्यों की परतें खोलता है। देखिए विज्ञान जो है उसके अंदर क्या क्या आ गया? देखना, सोचना, फिर चीज़ों को समझना और समझकर उन पर कार्य करना, जिससे हम विषयों के जो रहस्य हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि कोई घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, उसके होने के पीछे क्या कारण है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति यानी कि ऐसा कुछ भी जो मनुष्य ने ना बनाया हो, जो स्वयं से अपने आप से ही बना हो, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी प्रकृति के अंग हैं और हम इन सब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर बने कैसे। और ये सब जो घटनाएं हैं जैसे कि बारिश का आना, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, रात को तारों का चमकना, ये सब आखिर होता कैसे है, ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। जिज्ञासा और इस पुस्तक का नाम भी क्या है? जिज्ञासा ही है। तो जिज्ञासा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जिज्ञासा का अर्थ है किसी भी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में, अपने आसपास के वातावरण में हो रहे किसी बदलाव के बारे में जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ नया समझने की इच्छा, इसी को कहा गया है जिज्ञासा। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम रेत के छोटे कणों का अध्ययन कर रहे हों या फिर बड़े बड़े पहाड़ों का
के बारे में हम जानना चाहते हो, या फिर हम एक घास के छोटे से तिनके के बारे में हम जानना चाहते हो, या फिर एक बहुत बड़े जंगल के बारे में जानना चाहते हो। अध्ययन जो है वो हमें हमेशा ही नई नई चीज़ें जानने के लिए हमें प्रेरित करता है और हमें उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? क्या आपने सोचा है कभी? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं? विस्मित यानी कि हैरान हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? कभी आपने सोचा है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो केवल दिन में ही खिलते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है वो फूल बंद हो जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो केवल रात को ही खिलते हैं और दिन में वो मुरझा जाते हैं। तो फूलों के आँख भी नहीं होती है, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि अब दिन है, अब रात है, उन्हें कब खिलना है, कब नहीं खिलना है? कुछ फूल कुछ विशेष मौसम में ही खिलते हैं, तो फूलों के पास तो कोई कैलेंडर नहीं होता है, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनको जनवरी में खिलना है या फरवरी में खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब हर जगह, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जो विज्ञान से अछूता हो। हम चाहे जीवों के बारे में जाने, चाहे पेड़ पौधों के बारे में जाने, चाहे मिट्टी के बारे में जाने, चाहे हवा के बारे में जाने, चाहे चांद तारों के बारे में जाने, जब भी हम कुछ जानने की बात करेंगे इसका मतलब है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। यानी कि विज्ञान किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जब आप मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों के बारे में, वहाँ पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में, या वहाँ पर घट रही घटनाओं के बारे में जानते हैं, वो भी विज्ञान है। तो ये किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। धरती पर और धरती के बाहर जहाँ जहाँ भी आप कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विषयों के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। देखिए, विज्ञान जो होता है इसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसका कोई ऐसा फिक्स सिलेबस भी नहीं है कि बस इतना ही इसका सिलेबस है और इससे बाहर और कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे हम नई नई खोजें करते जाते हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिक नई नई बातों का पता लगाते जाते हैं, तो विज्ञान जो है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। विविधता मतलब अनेकता जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो है अलग अलग प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार के जीव आपको देखने के लिए मिलते हैं। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो चुके हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो क्या आपको केवल एक ही तरह के जीव दिखाई देते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के, कोई दूध देने वाला जीव है, कोई घास खाने वाला जीव है, कोई मांस खाने वाला जीव है, कोई पानी के अंदर तैरने वाला जीव है, कोई धरती पर रेंगने वाला जीव है, कोई धरती पर 4 पैरों से चलने वाला जीव है, कोई 2 पैरों से चलने वाला जीव है,
कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फूल आते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फूल नहीं आते, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फल आते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फल हम खा नहीं सकते। तो हमारे चारों तरफ जो पृथ्वी है, इस पर अलग अलग प्रकार का जीवन पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं विविधता। इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है? आप में से ज्यादातर ने बीज से पौधा बनता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी तितली किस तरह से तितली का जन्म होता है और किस तरह से एक पूरी तितली बनती है, क्या आपने इस प्रक्रिया को देखा है? क्या आप जानते हैं कि तितली पहले अंडे देती है, फिर अंडों में से एक कीड़े नुमा जीव निकलता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। फिर कैटरपिलर जो है वो कोकून में चला जाता है, बंद हो जाता है एक अंडे में जाकर, और फिर उस अंडे में से फिर एक पंखों वाली तितली निकलती है। क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा तो आज आप ज़रूर देखना YouTube पर जाकर कि किस तरह से तितली जो है वो अंडों से निकलती है, तथा अनेक ऐसे अवलोकन किए होंगे इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। अलग अलग पौधों का अलग अलग प्रकार से विकास होता है और जंतुओं का जीवन भी अलग अलग चक्रों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। सभी जीवों का जन्म जो है वो एक तरह से नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे ही उसी रूप में अपने माँ से पैदा होते हैं। जैसे कि पक्षी हैं, वो पहले पक्षी अंडे देते हैं और अंडों में से फिर नए पक्षी निकलते हैं, लेकिन गाय भैंस बकरी ये सीधे ही अपने जनक से पैदा होते हैं। ये अंडों से नहीं निकलते, सीधे ही जनक से उसी रूप में ये अपने जनक से पैदा होते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को पता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा और हम जी भी नहीं पाएंगे। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अगर हम अपने देश में पूर्व की तरफ जाएं तो पूर्व में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कुछ अलग हैं। और अगर हम पश्चिम में जाएं, अगर पश्चिम में जैसे गुजरात, राजस्थान, वहाँ की जो जलवायु है वो कुछ अलग है। दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में ज़्यादातर हमारा समुद्री इलाका आ जाता है, तो वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का खान पान अलग है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदलती जाती है वैसे वैसे हमारा पहनावा और खान पान भी बदलता जाता है। हम किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उपलब्ध साधनों के अनुसार ही हमारा भोजन होता है। जैसे कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो ज़्यादातर मछली खाते हैं, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं वो ज़्यादातर अनाज खाते हैं, जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं वो ज़्यादातर मांस खाते हैं। तो इस तरह से जलवायु के आधार पर हमारे देश में अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट पकवान खाए जाते हैं और खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? आपने ऐसा किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? यानी कि ये जो पानी ऊपर से आ रहा है, क्या वहाँ कोई टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है? क्या वहाँ से कोई नल खोल देता है तो बारिश होती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको कभी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? ऐसा क्यों होता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम
लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती है? जैसे हम कहें कि धातु की चाबी है, लोहे से बनी होती है। प्लास्टिक का पैमाना, तो पैमाना यानी कि जो हमारा फूटा होता है, स्केल जिसको हम कहते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसी तरह से हमारे कपड़े जो होते हैं धागों से बने होते हैं। अब धागे किससे बने होते हैं? हम जिस गिलास में दूध पीते हैं वो किससे बना है? तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक यानी कि अलग करते हैं? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। अंतहीन का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? यानी कि हम पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में ही प्रश्न क्यों करें? हमारे पृथ्वी के बाहर भी जानने के लिए बहुत कुछ है। हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आखिर वो भी हमारे परिवेश का, पर्यावरण का एक हिस्सा है। वो भी हमें किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। चाहे आपको किसी पत्ते की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा यानी कि जगाएगा। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं और एकदम से आपका जो पेन है वो चलता नहीं है। आप उससे लिखना चाह रहे हैं लेकिन उसमें से स्याही नहीं आ रही है, लिखा नहीं जा रहा है। तो अब ये हुई एक समस्या कि आपका पेन जो है उसमें से स्याही नहीं आ रही है, उसे लिखा नहीं जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया है। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। यानी कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया, देखा। क्या देखा? कि पेन से स्याही नहीं आ रही है, पेन से लिखाई नहीं हो रही है, यह आपने देखा। देखने के बाद फिर अगला चरण आपने क्या किया? आपने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पेन से लिखा नहीं जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने स्वयं से अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पेन में स्याही खत्म हो गई हो, इसीलिए ना लिखा जा रहा हो। तो आपने यहाँ पर 3 काम किए। सबसे पहले आपने ध्यान से देखा, उसके बाद फिर आपने प्रश्न पूछा और उसके बाद फिर आपने अपने प्रश्न का एक संभावित उत्तर भी अपने आप से सोचा। तब आप कैसे पता लगाएंगे कि स्याही खत्म हो गई है? आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही की जांच कर सकेंगे। यानी कि आप जो है अपनी कलम या जो है रिफिल की स्याही देखेंगे, चेक करेंगे, भाई अगर इसमें स्याही है तो इसका मतलब है कि कोई और प्रॉब्लम है। स्याही तो है, तो फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो कलम है उसने लिखना बंद कर दिया। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? इसका मतलब है आपने जो अनुमान लगाया था वह आपका अनुमान गलत है। आपने अनुमान लगाया था कि स्याही समाप्त हो गई होगी, लेकिन स्याही तो समाप्त नहीं हुई है। अब फिर आप दोबारा से एक नया अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई, हो सकता है स्याही सूख गई हो। इसकी भी जांच करनी पड़ेगी। इसकी जांच करने के लिए आप ये अनुमान सही है या नहीं है, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया है, ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक विधि में आप सबसे पहले चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, फिर उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं, फिर उन प्रश्नों का एक संभावित अनुमान या उत्तर स्वयं से सोचते हैं, फिर आप उस उत्तर की परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके
जांच करते हैं कि आपने जो अनुमान लगाया है वो सही है या गलत है। अगर आपका अनुमान परीक्षण के आधार पर सही नहीं मिलता है तो आप फिर कोई अन्य अनुमान लगाते हैं और उसका दोबारा से परीक्षण करते हैं। तो यह वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया, यानी कि क्या आपने ध्यान से देखा, प्रश्न पूछा, फिर अनुमान लगाया, फिर परीक्षण किया, फिर आपने अपने परीक्षण के आधार पर अपने अनुमान को परखा। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। साइंस क्या है? साइंस में हम हर कार्य क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। इसमें ऐसा नहीं है कि हम जो है हमने कुछ देखा और हम सीधे ही एक्सपेरिमेंट करने लगे, सीधे ही प्रयोग करने लगे। इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कुछ चरणों को, कि ये कार्य हमें पहले करना है और ये कार्य हमें बाद में करना है, उसका हम पालन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं उसका अवलोकन करते हैं। अब ये हम जो है यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कलर किए हुए डब्बों में जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वैज्ञानिक विधि के चरणों के बारे में बताएं, तो ये आपके चरण है। उसमें सबसे पहला चरण है कि हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब हम अपने आसपास जो भी हमें अच्छा लग रहा है या जिस चीज़ के जो हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई घटना है, कोई प्रक्रिया है, वो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको ध्यान से देखते हैं। अवलोकन करना यानी कि ध्यान से देखना, ये पहला चरण है। उसके बाद दूसरा चरण है कि जो भी हमें अचंभित करता है, अचंभित का मतलब हैरान करता है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। ये हमारा दूसरा चरण है वैज्ञानिक विधि का। तीसरा चरण है, इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। हम अपने आप से हमारे मन में जो प्रश्न आया है उस प्रश्न का एक कोई सटीक उत्तर का अनुमान लगाते हैं। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है, इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अनुमान लगा लिया बस यहीं पर हमारी वैज्ञानिक विधि का अंत हो गया। नहीं, हमने जो अनुमान लगाया है उसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे, प्रयोग के द्वारा उसको हम परखेंगे। और अगर हमारा प्रयोग के द्वारा वह अनुमान सही साबित होता है तो फिर हम जो है हमारे अनुमान को सत्यापित कर देते हैं कि हाँ, कि हमारा जो अनुमान है उस हमारा जो दिमाग में प्रश्न आया था उसका यह उत्तर सही है। लेकिन अगर हमारा अनुमान प्रयोग के आधार पर सही साबित नहीं होता है तो फिर हम दोबारा से कुछ और अनुमान लगाते हैं और फिर दोबारा से प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो हमने प्रयोग किया, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, जो टेस्ट किया, जांच की, उसके बाद हमारे पास जो परिणाम आया उसको फिर हम उसकी जांच करते हैं और हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। तो ये जो 5 स्टेप हैं ये वैज्ञानिक विधि के स्टेप हैं। वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब आपको वैज्ञानिक विधि का पता चल गया है। ये आपने जो 5 चरण पढ़े हैं ये वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। और कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रश्न का उत्तर इस विधि के द्वारा प्राप्त करता है या करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहा है। और जो कोई भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है वह व्यक्ति वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक जो है वो इसी तरह से कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? आपने देखा होगा कई बार आप रसोई में आपकी माता खाना बनाती है, कुकर को हम बंद कर देते हैं और कई बार कुकर में से सीटी लगने की बजाय उसमें से पानी बाहर आता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो एक पहली बात तो हमने क्या देखा कि कुकर
जो है उसमें सीटी लगी और सीटी में गैस के साथ साथ हवा के साथ साथ प्रेशर के साथ पानी भी आ रहा है, पानी के छींटे भी लग रहे हैं। तो ये तो हमने अवलोकन किया कि जो दाल हमने कुकर में चढ़ा रखी है उसमें से बहुत अधिक पानी जो है वो बाहर निकल रहा है सीटी के साथ। तो ये तो हमारा अवलोकन है। अब अगला स्टेप क्या होगा, प्रश्न पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, पानी बाहर क्यों आया। अब तीसरा, हम अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि हमने कुकर में बहुत ज़्यादा पानी भर के कुकर को बंद किया होगा, इसीलिए पानी बाहर आया। फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, और अगर हमारा अनुमान जो है वो ठीक निकलता है तो मान लेंगे कि हाँ भाई कुकर में पानी ज़्यादा था इसीलिए जो है सीटी लगते समय पानी बाहर आया। लेकिन अगर अगर हमारा अनुमान गलत निकलता है तो फिर हम दोबारा से इसकी कोई अन्य अनुमान सोचकर उसकी फिर दोबारा से जांच करेंगे। तो हम इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि को का अनुसरण कर रहे होंगे और हम एक तरह से वैज्ञानिक रूप से ही काम कर रहे होंगे। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब, जिसको हम साधारण भाषा में लट्टू कहते हैं, वो जल क्यों नहीं रहा। विद्युत का मतलब बिजली, यानी कि जो हमारे घर में कई बार बिजली से संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं ना, जो ठीक करने वाला व्यक्ति होता है। तो अगर मान लो हमारे घर में बल्ब है, बल्ब जल नहीं रहा है, और तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम है कि आप अपने कमरे में गए, आपने स्विच को ऑन किया लेकिन बल्ब नहीं जला। अब जो बल्ब नहीं जला ये देखा आपने, तो ये तो है आपका अवलोकन। फिर आप सोचेंगे कि बल्ब क्यों नहीं जला, तो आप कई बातें सोच सकते हैं इसमें कि हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो, ये आपका अनुमान नंबर 1 है। तो इसके लिए आप फिर जांच करेंगे, बल्ब को उतारेंगे, देखेंगे कि क्या बल्ब का अंदर का तार तंतु जो है वो टूट गया है। तो ये आपकी जांच हुई। अब आपने देखा कि नहीं, तंतु तो नहीं टूटा, इसका मतलब आपको अब कोई और अनुमान लगाना पड़ेगा कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, स्विच जो है वो ढंग से काम ना कर रहा हो, या बिजली ना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि घर के उस कमरे में बिजली ना हो। तो इस तरह से आप किसी एक समस्या के बारे में कई तरह के अनुमान सोचते हैं और उनकी जांच करने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 1.2, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। ये आपको सोचना है और आपको लिखना है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं का हल करने और ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। अभी हमने कुछ बातों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मान लीजिए कि बल्ब नहीं जल रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है इसको ये हमने अवलोकन किया। तो इस अवलोकन के बाद हमने एक चरणबद्ध तरीके से काम किया, वो हमारा वैज्ञानिक विधि का हिस्सा था। हमारा पेन नहीं चल रहा है, उसमें भी हमने एक स्टेप बाय स्टेप हमने पता लगाने की कोशिश की कि पेन क्यों नहीं चल रहा है, वो भी वैज्ञानिक विधि का एक हिस्सा था। अगर हमने खाना बना रहे हैं और कुकर में से पानी बाहर निकल रहा है और हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि कुकर में से पानी बाहर क्यों निकल रहा है, तो ये भी वैज्ञानिक विधि, यहाँ पर भी हम वैज्ञानिक विधि का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते रहते हैं। और इसी तरह से फिर हम एक दिन ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों का समाधान निकालने के लिए भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। विज्ञान में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखें। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, और क्यों और कैसे। स्मरण का मतलब याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना, जिनके बारे में जानना अभी बाकी है, शेष है। क्रियाकलाप 1.3, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे।
आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं, यानी कि अकेला व्यक्ति जो है खोज कम ही कर पाता है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक कोई भी वैज्ञानिक कोई भी खोज करता है तो उससे पहले उसके पास उस घटना के बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में कोई न कोई जानकारी होती है जो किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच, यानी कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। इनकी विज्ञान जो है वो एक ऐसा अद्भुत विषय है जिसमें हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। हम इसमें सब कुछ प्रयोग करके देखते हैं। सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम उन कारणों के बारे में जानते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जांच करते हैं, और ये सब जो है आनंदमय लगता है। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें।